नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बायो संकल्प अकेडमी के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के पीवाईक्यूज के बारे में। ठीक है, तो आज हम पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो अभी जो पेपर कैंसिल हुआ है उस पेपर के अंदर भी एक जो क्वेश्चन था या दोनों के दो क्वेश्चन जो आए थे वो आप ये मान के चलिए कि पीवाईक्यू के आधार पर ही आए थे। तो इसीलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बात करते हैं पीवाईक्यूज के बारे में। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो 2023 की नीट के अंदर पूछा गया है। ठीक है, ये 2025 का क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, सो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज अजर्शन, एक अजर्शन लेबल किया गया है और दूसरा जो है इसको रीजन लेबल किया गया है। तो अजर्शन दिया हुआ है कि एटीपी इज यूज टू स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस, कि एटीपी का यूज जो है ग्लाइकोलिसिस के दो स्टेप में होता है। ये पहला पॉइंट है। रीजन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप कौन सी है, तो वो कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप एटीपी यूज इज कन्वर्टिंग, जो ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। और सेकंड एटीपी का यूज हो रहा है कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू अ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जो पहली एटीपी होता है, पहले एटीपी यूज की जाती है जब ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो एटीपी किसका काम करता है, फॉस्फेट डोनर की तरह काम करता है, किसमें कन्वर्ट होता है, एडीपी में। जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होता है तो इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर। तो यहां दूसरा फॉस्फेट डोनेट करने का काम भी कौन करता है, एटीपी कर रहा होता है, और किसमें कन्वर्ट होता है, एडीपी के अंदर कन्वर्ट होता है। तो बिल्कुल बात सही है, ये दो स्टेप्स ऐसी है जिसके अंदर क्या होता है, ये एटीपी यूज किया जाता है। और ग्लाइकोलिसिस के अंदर ये दो ही स्टेज है जिनमें क्या होते हैं, एटीपी यूटिलाइज किए जाते हैं। तो ऐसे में अजर्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और रीजन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और रीजन जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा किसका, अजर्शन का। तो ऐसे में ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका फोर्थ होगा। बोथ अजर्शन एंड रीजंस आर द ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, मैच द पेयर करना है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऐसी कौन सी स्टेप है जहां पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कौन कराता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का पेयर ढूंढना है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का पेयर ढूंढना है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो है ये कौन कराता है, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कराता है। ठीक है, ये क्या करता है, जब पायरुविक एसिड को किसमें कन्वर्ट करता है, एसिटिल कोए के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या किया जाता है, इस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है जिसे पीडीएच कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो वहां पर ये क्या करता है, एनएडी को कन्वर्ट करता है एनएडीएच प्लस एच प्लस के अंदर, साथ में यहां से क्या बाहर निकल रहा होता है, CO2 बाहर निकल रहा होता है, जिसकी वजह से 3 कार्बन का पायरुविक एसिड 2 कार्बन के एसिटिल कोए के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज है ये क्या करता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करने का काम करता है। तो ये पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कराता है। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है, ये ईएमपी पाथवे भी, इसे मेरू पार्नस पाथवे भी कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, ये कहां पर होता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होता है, तो सी का सी रहेगा। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का एक एंजाइम कौन सा है, सिट्रेट सिंथेज है। तो ऐसे में ए का क्या होना चाहिए, ये का 2 होना चाहिए, बी का जो है ये 4 होना चाहिए, और सी का जो है ये 3rd होना चाहिए। तो ऐसे में ए का जो है ये क्या है, सेकंड है। तो ए का सेकंड ऐसे दो ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन, और बी का जो है ये क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ग्लाइकोलिसिस का 4 होना चाहिए। तो बी का 4 जो है ये कहां पर है, दोनों ऑप्शन के अंदर है। सी का जो है ये 3rd होना चाहिए, या सी का 1 दिया हुआ है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 23 का क्वेश्चन है, मैलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ। तो जो हमने पढ़ा था, ठीक है, कि हम कहते हैं कि जो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज होता है, ठीक है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज ये क्या है, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 भी कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है। इसको इनहिबिट करने वाला एक केमिकल था जिसका नाम क्या होता है, मैलोनेट होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये 24 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां भी मैच द पेयर करना है।
अब सिट्रिक एसिड साइकिल का मैच ये कहां पर हो सकता है? ये लगभग लोकेशंस दिया हुआ है, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और प्रोटॉन ग्रेडियंट की, तो हमें वो लोकेशंस बताने हैं, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर चल रहा होता है, तो ए का क्या हो जाएगा? ये ए का सेकंड हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस कहां पर चलता है? साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है, तो बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर चल रही होती है, तो हमें देखना इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर चलेगी। और प्रोटॉन ग्रेडियंट ये कहां पर प्रेजेंट होता है? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर होता है, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये यहां पर होता है। तो ए का क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए, सी का 4 होना चाहिए और डी का 3rd होना चाहिए। तो ए का जो है ये 2, बी का 1, सी का 4 और डी का जो है ये 3 होना चाहिए। ऐसे में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना है जहां पर विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस, जहां पर सब्सटेंस का क्या नहीं होता? ऑक्सीडेशन नहीं होता। यानी कि इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो ऐसी स्टेप हमें बतानी है जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होता। तो पहली स्टेप लेते हैं, मैलिक एसिड का कन्वर्जन ऑक्सल एसीटेट के अंदर, ठीक है। तो यहां पर जो है ना ये NADH प्लस H प्लस NAD को किस में कन्वर्ट किया जाता है? NADH प्लस H प्लस। तो मैलिक एसिड से क्या किए जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं और NAD को दे दिए जाते हैं। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन होता है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। सक्सिनिक एसिड का कन्वर्जन मैलिक एसिड के अंदर, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। सक्सिनिक एसिड पहले फ्यूमेरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है और फ्यूमेरिक एसिड फिर किस में कन्वर्ट होता है? सक्सिनिक एसिड के अंदर, तो सॉरी मैलिक एसिड के अंदर। तो सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उस टाइम पर सक्सिनिक एसिड से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं और किसको दे दिए जाते हैं? FeD को दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से FeD किस में कन्वर्ट हो जाता है? FeDH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब यहां भी क्या हो रहा है? सक्सिनिक एसिड से ये इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन यहां पर होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। चौथी स्टेज देख लेते हैं, आइसोसिट्रेट का कन्वर्जन जो है ये अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो यहां भी क्या होता है? ये NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है। आइसोसिट्रेट से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और किसको दिए जाते हैं? NAD को दिए जाते हैं, जो किसमें कन्वर्ट होता है? NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां भी, तो ये भी क्या नहीं हो सकता? ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे में एक ही ऑप्शन बन जाता है, जो कि क्या है? सक्सिनिल कोए का कन्वर्जन जब सक्सिनिक एसिड के अंदर हो रहा होता है, तो यहाँ कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है, तो हमने इससे पहले चैनल पर एक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की 1 शॉट वीडियो डाल के रखी हुई है, जो आपको बहुत कम समय में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करा देगी। तो आप उसको वहां से रिवाइज कर सकते हैं और फिर इन PYQs को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। 6th क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज आल्सो नोन एज, ठीक है। 4 कॉम्प्लेक्सेस की हमने बात करी थी, 1, 2, 3 और 4। कॉम्प्लेक्स 1 को NADH डिहाइड्रोजिनेज हमने कहा था, कॉम्प्लेक्स 2 को हमने ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहा था, कॉम्प्लेक्स 3 को हमने साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कहा था, और कॉम्प्लेक्स 4 को जो है ये हमने क्या कहा था? ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स जो है ये कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 भी होता है, जिसे क्या कहा जाता है? ATP सिंथेज, या जिसे क्या कहा जाता है? F0F1 पार्टिकल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको बस बताना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का क्या नाम है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का नाम क्या होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, 5 कार्बन कंपाउंड पूछा गया है, किसके अंदर? TCA साइकिल के अंदर। तो TCA साइकिल के अंदर देखिए, एसिटिल कोए 2 कार्बन का है, ऑक्सल एसीटेट 4 कार्बन का है, 4 और 2 मिलकर 6 कार्बन का सिट्रेट बनाता है। सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है, वो भी 6 कार्बन का होता है। फिर आइसोसिट्रेट जब किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? अल्फा कीटोग्लूटरेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। ये पहले डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है, जहां पर 5 कार्बन का क्या फॉर्म होता है? अल्फा कीटोग्लूटारेट फॉर्म होता है। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट ये वापस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में जाता है, तो 5 कार्बन में एक और कार्बन लॉस होता है और 4 कार्बन का सक्सिनिल कोए बनता है। तो ये एक ही स्टेज ऐसी होती है जहां आइसोसिट्रेट का कन्वर्जन कहां पर होता है? अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर हो रहा होता है, और वो अल्फा कीटोग्लूटारेट कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का होता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अल्फा कीटोग्लूटारेट। जो हमने बात कही है ना कि ये जो एसिटिल कोए जो कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का होता है, इसके साथ में कौन आकर बाइंड करता है? ऑक्सल एसीटेट, जो कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है, ठीक है।
जो 4 कार्बन का होता है, यहां से क्या बन जाता है, सिट्रेट बन जाता है। और सिट्रेट जो है ये कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का। उसके बाद में क्या बनाया जाता है, ये आइसोसिट्रेट बनाया जाता है। और आइसोसिट्रेट जो है, ठीक है, ये कितने कार्बन का है, अगेन ये 6 कार्बन का होता है। जब आइसोसिट्रेट का कन्वर्जन हम कह रहे हैं कि अल्फा ये कीटो ग्लूटरेट के अंदर होता है, तो यहां से एक CO2 को क्या कर दिया जाता है, लॉस कर दिया जाता है। तो 6 कार्बन में से एक CO2 लॉस हो जाएगा, तो कितने कार्बन बचेंगे, कह रहे कि 5 कार्बन बचेंगे। ठीक है, तो ऐसे में ये एक ही है जहां पर क्या होता है, 5 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो द नंबर ऑफ टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन आइसोसिट्रेट, ठीक है, अकर्स ड्यूरिंग सिंगल TCA साइकिल। देखिए अभी अभी जो हमने कहा था कि ये जो आइसोसिट्रेट होता है TCA साइकिल के अंदर, आइसोसिट्रेट को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ये कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। ये कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का होता है। यहां से क्या होता है, NAD को किस में कन्वर्ट किया जाता है, NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट किया जाता है। साथ में एक CO2 का यहां से क्या हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है। ठीक है, हमें क्या पूछा है कि कितनी बार आइसोसिट्रेट डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप के अंदर जाएगा, सिंगल साइकिल के अंदर। हमने कहा था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है तो TCA साइकिल 2 बार चलती है, लेकिन आइसोसिट्रेट एक सिंगल साइकिल में एक ही बार चलेगा ना, तो वो डीकार्बोक्सिलेट भी कितनी बार होगा, एक ही बार होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए कि ये एक ही बार क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेट, ये डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप के अंदर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये मैच द पेयर वाला है, अगेन कि पोरिन, प्रोटीन्स, लेग हीमोग्लोबिन, H प्लस एक्युमुलेशन, रेस्पिरेशन, ये पूछा गया है। तो पोरिन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे होते हैं, ये लार्ज पोर फॉर्मिंग प्रोटीन होते हैं। ये हमने हमारी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की वीडियो के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, तो आप ये पोरिन्स का जो है ये क्या मैच हो जाएगा, ह्यूज पोरिन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन जो है ये पिंक नोडुल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ये अलग चैप्टर का यहाँ पर डाल दिया है। ये जो H प्लस एक्युमुलेशन है, प्रोटॉन का एक्युमुलेशन कहां पर होता है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, या फिर ये कहां पर होता है, लुमेन ऑफ थाइलाकॉइड में भी हो रहा होता है। ठीक है, और रेस्पिरेशन जो है ये कैसा प्रोसेस है, एम्फीबोलिक प्रोसेस है, जिसमें क्या चल रहा होता है, सिंथेसिस भी चल रहा होता है और ये ब्रेकडाउन भी चल रहा होता है। ठीक है, ऐसे में इसका करेक्ट मैच जो हो जाएगा ए के साथ में किसका मैच है, फोर्थ का है। अगर आपको ये भी पता होता कि पोरिन्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पर होते, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। और इसका ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, what is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to molecule of pyruvic acid। कि जब क्या होता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब किसमें कन्वर्ट होता है, फाइनली पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, तो नेट एटीपी कितना प्रोड्यूस होता है, तो नेट एटीपी प्रोडक्शन 2 एटीपी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर। जो ग्रॉस एटीपी का प्रोडक्शन है, तो ग्रॉस एटीपी कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, लेकिन हमने इनिशियल में क्या किए हैं, इनिशियल 2 एटीपी जो है ये यूटिलाइज किए होते हैं, 2 एटीपी ये क्या किए हैं, यूटिलाइज किए हैं, जो सेल को वापस देने होंगे। ऐसे में जो नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा वो कितने एटीपी का होगा, ये 2 एटीपी का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है जो आता है, द व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रीडिंग व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, देखिए ग्लूकोज जो है ये पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और पायरुविक एसिड बाद में किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में। तो इस दौरान तो कोई एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता, कोई भी एनर्जी इस दौरान नहीं बनती। यहां पर सिर्फ क्या किया जाता है, ये जो NADH प्लस H प्लस होता है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, NAD में कन्वर्ट किया जाता है। तो एनर्जी जो बनती है वो कहां पर बनती है, यहां पर बनती है, जो कि किस फॉर्म में होती है, ये एटीपी के फॉर्म में होती है। और नेट एटीपी कितना बनता है, टोटल 2 एटीपी का फॉर्मेशन पूछा गया है। ठीक है, सो व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, तो 2 एटीपी का प्रोडक्शन अगर हम देखें, टोटल जो एटीपी बनते हैं वो कितने बनते हैं, 38 एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो 38 एटीपी जो है ये डिवाइडेड बाय 2 अगर कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाय 38 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो आपका ऑप्शन जो है ये 7% से क्या निकल कर आएगा, कम निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसका जो मोर एक्यूरेट आंसर जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, लेस देन 7% जो है ये क्या होता है, एनर्जी यहां पर रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है।
ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूसेस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन, सही बात है, ठीक है। सब्सटेंसेस को हम ब्रेक डाउन कर रहे थे, सिंथेसाइज कर रहे थे, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना। हर बार जब क्या NADH प्लस H प्लस से इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो 10 प्रोटॉन जा रहे थे, FeDH2 से जा रहे थे तो 6 प्रोटॉन जा रहे थे, जिसकी वजह से प्रोटॉन का ग्रेडियंट फॉर्मेशन हुआ। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो ऐसे में ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, ठीक है, ये भी बात सही है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का टर्मिनल रोल होता है, तो ये भी क्या नहीं हो सकता, ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। In ETC electron transport chain, one molecule of NADH plus H plus give rise to ATP। तो वो कह रहा है कि ये 2 ATP बनाता है। हमने कहा था कि NADH प्लस H प्लस जो है ये 10 प्रोटॉन को बाहर डालता है और एक यानी टोटल 12 प्रोटॉन को बाहर डालता है, और ये 4 प्रोटॉन एक ATP बनाने के लिए लगते हैं। ऐसे में ये कितने ATP बनाएगा, 3 ATP का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं 2 ATP, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है 3 नंबर की, ठीक है, जो कि क्या है, कह रहा है कि NADH से कितने बनते हैं, 2 ATP बनते हैं। नहीं, NADH से कितने बनते, NADH प्लस H प्लस से कितने ATP बनते हैं, 3 ATP बनते हैं, जबकि FeDH2 से कितने ATP बन रहे होते हैं, 2 ATP का फॉर्मेशन कह रहा है। तो ये कह रहा है कि FeDH2 से 3 ATP बनेंगे, नहीं, ये उल्टा दे दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। ATP सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर 5, ये बात बिल्कुल ये क्या है, सही है, और सही नहीं ढूंढना है हमें, गलत ढूंढना, तो जो हमने ढूंढ लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। हमें यहाँ पर 2 टर्म्स पढ़ने या 3 टर्म्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला होता है एक तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन ये कब होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर हमें देखने को मिलता है बाय यूजिंग लाइट एनर्जी एटीपी इज सिंथेसाइज। इसे क्या कहा जाता है, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है कि हमने सनलाइट का यूज कर एटीपी बनाया, तो फोटो मतलब लाइट होता है। दूसरा होता है ये सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा होता है, जब एक सबस्ट्रेट व्हेन वन सबस्ट्रेट converted into product at that time ATP is produced। इसे क्या कहा जाता है, ये सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने ये ग्लाइकोलिसिस के अंदर एक देखा था कि जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट होता है, इसका कन्वर्जन जब किस में हो रहा होता है, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर हो रहा होता है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि एक एडीपी ये किस में कन्वर्ट किया, ये एडीपी जो है ये किस में कन्वर्ट किया जाता है, एटीपी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहां पर एटीपी बन तो रहा है, तो जब हम एक सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पर अगर एटीपी बनता है तो उसे क्या कहा जाता है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट की मदद से अगर एटीपी का क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। तो ऐसे 3 तरीके के फॉस्फोराइलेशन। हमें यहां पर क्या पूछा हुआ है, ये सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन पूछा है किसके अंदर, तो जब टीसीएस साइकिल का 1 टर्न चलता है, एक साइकिल जब चलती है तब की बात की है, ठीक है। तो जब एक साइकिल चलेगी तो एक साइकिल के अंदर एक ही क्या बनता है, ये एटीपी का जो है ये फॉर्मेशन हो रहा होता है। अगर वो ये पूछता कि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो टीसीएस साइकिल के अंदर कितने एटीपी बनते, तो 2 एटीपी बनते। और ये कहां पर बन रहा होता है, जो हमने पढ़ा कि जब सक्सिनिल कोए जो है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उस टाइम पर ये एडीपी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, एटीपी के। और ये इकलौती ऐसी स्टेप है पूरी टीसीएस साइकिल के अंदर जहां पर डायरेक्टली एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स, उसको
किस कोफैक्टर की जरूरत होती है? तो 5 कोफैक्टर्स हमने पढ़े थे, टीपीपी पढ़ा था, थियामीन पायरोफॉस्फेट, फिर लिपोमाइड पढ़ा था, फिर उसके बाद में एफिडी सॉरी उसके बाद में हमने एनएडी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और एक जो कोफैक्टर था वो क्या था, वहां पर मैग्नीशियम आयन भी था। तो यहाँ पर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स कोफैक्टर की तरह किसको यूज करता है, मैग्नीशियम को क्या कर रहा होता है, यूज कर रहा होता है। नेक्स्ट जो है कि वेयर इज द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पर लोकेटेड होती है? तो हमने कहा था कि वो कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर होता है। तो इसका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ ट्राइपाल्मिटिन। देखिए ये अभी जो नीट पेपर कैंसिल हुआ इसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि ट्राइपाल्मिटिन का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होता है। तो फैट्स का, ट्राइपाल्मिटिन एक फैट है और फैट का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो कितना होता है, 0.7 इतना होता है, ठीक है। 0.9 ये प्रोटीन का होता है और 1 जो है ये कार्बोहाइड्रेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे कि जब ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हो रहा होता है तो कौन सा एंजाइम काम करता है, ठीक है, ये पूछा गया है। कैटालाइज बाय, तो हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम होता है जो ये रिएक्शन कैटालाइज कर रहा होता है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढनी है। एंजाइम ऑफ टीसीएस साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोसोल, हाँ ये भी बात सही है, तो ऐसे में ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में ही चलता है और हमें ढूंढना क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, नहीं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है ये कहां नहीं हो रहा होता है, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होता है। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट गलत है और यही इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर भी एक बार 4 देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद एनएडी दैट कैन पिक अप द हाइड्रोजन आइटम, सही बात है। इसीलिए तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर या अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जब फर्मेंटेशन हो रहा था तो वहां पर क्या किया जा रहा था, या तो पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि एनएडी को क्या किया जा सके, रिसाइकल किया जा सके, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं रह पाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 3rd होगा। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज द रोल ऑफ एनएडी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। भाई एनएडी किसका काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम करता है। कोई भी क्या करता है, सबस्ट्रेट जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तो ये इसे क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह क्या हो रहा होता है, यूज हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है। देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD प्लस इज रेड्यूस्ड टू NADH प्लस H प्लस, हाँ बिल्कुल बात सही है। हमें ढूंढना क्या है, रॉन्ग ढूंढना है। जब एक साइकिल चलती है ना, 1 क्रेब साइकिल जब ऑपरेट होती है तो उस टाइम पर हमने कहा था कि 3 चीजें मिलती है। एक तो क्या मिलता है, NADH प्लस H प्लस मिलता है, एक क्या मिलता है, FADH2 मिलता है और तीसरा क्या मिल रहा होता है, ATP मिल रहा होता है। तो NADH प्लस H प्लस एक साइकिल में कितनी बार मिल रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि 3 बार मिलते हैं। FADH2 कितनी बार मिल रहा होता है, 1 बार मिल रहा होता है। ATP कितनी बार मिल रहा होता है, 1 बार मिल रहा होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये जब एक साइकिल ऑपरेट होती है तो 3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर NAD को किसमें रिड्यूस किया जाता है, NADH प्लस H प्लस में रिड्यूस किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, इसलिए ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है। There is a 1 point in the cycle where FAD is reduced to FADH2, ये भी बिल्कुल सही है, एक ही स्टेप होता है। तो अगर सही है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोए टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी इज सिंथेसाइज्ड। जैसे मैंने आपको कहा था, हमने हमारी उस पिछली वाली वीडियो के अंदर कहा है कि एनिमल्स के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, जीटीपी का फॉर्मेशन होता है, जबकि प्लांट्स के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एनिमल या प्लांट है, ये हमें अगले स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप या एसिटिल कोए विद पायरुविक एसिड, नहीं, साइकिल किससे स्टार्ट होता है, एसिटिल कोए का कंडक्शन पायरुविक एसिड के साथ में ना होते हुए ये किसके साथ में होता है, ऑक्सैलो एसेटेट के साथ में अगर होगा तो क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है। ऐसे में 4th स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा गया था, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। फैट, फिर कार्बोहाइड्रेट,
फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के, इसमें क्या पूछा गया है, प्रोटीन के रेस्पिरेशन के अंदर, ब्रेकडाउन के अंदर कौन सा बायोमोलिक्यूल कॉमन होता है, ये पूछा गया है। तो एसिटिल कोए सब में कॉमन होता है, क्योंकि एम्फिबोलिक पाथवे का नेचर जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि ये एक तो फैट है, ठीक है, एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और एक क्या है, प्रोटीन है, एक क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन किसके अंदर हो रहा है, ये पायरुविक एसिड के अंदर होता है, और पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, एसिटिल कोए के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है, और एसिटिल कोए फिर किस में जाता है, ये टीसीए साइकिल के अंदर जाता है, ठीक है। फैट जो है ये दो कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं, एक क्या है, ग्लिसरॉल है, और दूसरा क्या है, ये फैटी एसिड है, ठीक है। एक जो है ये क्या है, ग्लिसरॉल है, और दूसरा जो है ये क्या है, फैटी एसिड है। तो फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एसिटिल कोए के अंदर। ग्लिसरॉल को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ये एक्चुअली 3PGL के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। यहां बीच में एक स्टेज आएगी 3PGL, और ये 3PGL से किसको ज्वाइन करेगा, ग्लाइकोलिसिस को, और किस में कन्वर्ट, ये पायरुविक एसिड में। प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाता है किसमें, अमीनो एसिड के अंदर, और अमीनो एसिड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, पायरुविक एसिड के अंदर। तो तीनों के अंदर, हाँ, तो कॉमन स्टेप जो है ये एसिटिल कोए नहीं आएगा, कॉमन स्टेप जो है ये क्या आ जाएगा, पायरुविक एसिड आ जाएगा। कॉमन स्टेप जो है ये क्या आ जाएगा, पायरुविक एसिड आ जाएगा। तो पायरुविक एसिड, हाँ, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर चलता है, जो एंजाइम मेडिएटेड होता है। सो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से होगा तो वो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन एटीपी, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एटीपी, नहीं, एडीपी को ऐड किया जाएगा तब तो एटीपी बनेगा ना। और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन, बिल्कुल बात सही है, ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ नंबर का इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, भाई साइटोक्रोम्स कहां पर मिलते हैं, तो साइटोक्रोम्स जो है लाइसोसोम के अंदर नहीं होते हैं ना, तो ये आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी नहीं होते, ये कहां पर होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होते हैं, जो कि क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज, किसमें CO2 रिलीज नहीं होता, एरोबिक रेस्पिरेशन में इन प्लांट्स होता है भाई, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स यहां पर भी होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हाँ होता है, पायरुविक एसिड को जब किसमें कन्वर्ट किया जाता है, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है, तो पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, एसिटाल्डिहाइड 2 कार्बन का है, वहां पर 1 कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है, और तीनों में अगर होता है तो सिर्फ किसमें नहीं हो पाता, लैक्टेट फर्मेंटेशन में नहीं हो पाता। वहां पर जो पायरुविक एसिड होता है, ये पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, इसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर, जो कि कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन। तो जितने कार्बन यहां थे उतने कार्बन यहां पर है, तो कोई भी कार्बन का लॉस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द मेटाबोलाइट इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। अगेन देखिए ये वापस वही सवाल हो गया कि कौन सा कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन कौन सा होता है, पायरुविक एसिड होता है। देखिए रिपीट हो गया ना, इसीलिए क्या होते हैं, पीवाईक्यूज जरूरी होते हैं सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब ये पाथवे दिया हुआ है कि हमें पूछा गया है कि 3 बॉक्सेस दिए हुए, डायग्राम रिप्रेजेंट 3 मेजर, ये 3 बॉक्सेस 3 मेजर बायोसिंथेटिक पाथवे को बता रहे हैं, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन के पाथवे है। एरोज ये नेट रिएक्टेंट और किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें पूछा गया है कि एरो नंबर 4, 8 और 12 जो है ये किसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं, ये पूछा गया, ठीक है। तो जैसे देखते हैं, पहले जो है ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज ये एक पाथवे के अंदर एंटर कर रहा है, जो पाथवे ए है, वो कह रहा है कि फिर ये सेकंड यहां से 2 मॉलिक्यूल्स जो है ये क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल जो यहां से बाहर निकले, फिर वो एंटर कहां पर, एक ए और पाथवे के अंदर कर रहे हैं, जो कि बी पाथवे है। फिर यहां से वो कह रहा है कि ये 6 और 7 नंबर के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, और वो कहां पर एंटर कर रहे हैं, ये पाथवे सी के अंदर जो है ये क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। फिर यहाँ से फिर ये 11, और ये जो है यहाँ से ये 12 निकल रहा है। ए से क्या निकलते हैं, ये 4 नंबर का पॉइंट बाहर निकल रहा है, ठीक है। ए से साथ में एक और 3 नंबर का पॉइंट भी बाहर निकल रहा होता है, जो डायरेक्टली किस में जाकर जा रहा है, ये पार्ट सी के अंदर जा रहा है। यहाँ पर जो है ये 5वां पॉइंट ये एंटर करता है,
ठीक है, यहां से जो है ये 8वां पॉइंट बाहर निकलता है और यहाँ पर जो है ये टोटल 9 और 10 जो है इसमें ऐड हो रहे। तो हमें ये पूछा गया है कि ये जो 4 नंबर, 8 नंबर और ये 12 नंबर किसको कौन से मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए ग्लूकोज किसमें एंटर करता है, सबसे पहले तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो ये पाथवे जो है ए क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये क्रेब साइकिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से निकले हुए जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो एसिटिल कोए में कन्वर्ट किए जाते हैं और ऐसे वो तो एक सिंगल रिएक्शन है लिंकिंग से, उसके बाद में वो पाथवे में जाएगा तो वो कौन सा होगा, क्रेब साइकिल होगा। और क्रेब साइकिल के मॉलिक्यूल फिर किस में एंटर करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। अब हमें ये तो नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है कि ये 4, 8 और 12 क्या रिप्रेजेंट करे। देखिए तो यहां से 2 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 तो कंफर्म हो गया। 4 जो ये 3 जो है ग्लाइकोलिसिस के, अगर हम देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट क्या क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट जो है पहला ये पायरुवेट है, कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर क्या होता है NADH प्लस H प्लस होते, कितने होते हैं, 2 होते हैं। और क्या होते हैं, एटीपी होते हैं, कितने बनते हैं, ये 4 बनते हैं। तो ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एटीपी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्रेब साइकिल, यहां से ये जो 3 आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या होगा, NADH होगा। तो NADH ये किसमें ऑक्सीडाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, इसीलिए ये एरो जो देख पा रहे हैं आप सीधा किसको जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए जा रहा है। फिर ये किसमें एंटर करेंगे, क्रेब साइकिल के अंदर। अब क्रेब साइकिल के अंदर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ ग्लूकोज से आने वाला एसिटिल कोई ही उसमें एंटर कर सकता है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने यहां भी देखा, तो जो हमने यहां पर देखा, तो यहां पर देखिए फैटी एसिड से आया हुआ एसिटिल कोई भी तो टीसी साइकिल के अंदर ही क्या करता है, एंटर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैटी एसिड से आने वाला एसिटिल कोई भी एंटर कर सकता है। तो ये किसके लिए हो जाएगा, फैटी एसिड से आने वाला एसिटिल कोई के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए क्रेब साइकिल से, क्रेब साइकिल की अगर हम बात करें तो क्रेब साइकिल से क्या क्या मिलता है, तो NADH प्लस H प्लस मिलता है। फिर यहां से क्या मिलता है, FADH2 मिल रहा होता है, यहां से क्या मिल रहा होता है, ATP मिल रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए यहां पर ये 3, 6, 7 और 8 एरो बाहर निकल रहे हैं। तो हो सकता है कि 6 जो है, ये 6 और 7 जो है ये क्या हो, NAD और FAD हो, क्योंकि वो सीधा किस में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के अंदर जा रहे हैं और एरो भी वही बता रहे हैं, ठीक है। ये एक जो है 8 नंबर का, ये क्या हो सकता है, एटीपी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एंटर नहीं करता। इसका मतलब 8 भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एटीपी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर सिर्फ यहां से मॉलिक्यूल नहीं आ रहे, तो कह रहे कि ये 9 नंबर और 10 नंबर ये किसी और पाथवेज के अंदर जो NADH प्लस H प्लस बने होंगे या FADH2 बने होंगे, वो भी किसमें ऑक्सीडाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ही ऑक्सीडाइज होंगे, ठीक है। और फाइनली इनको ऑक्सीडेशन करने से क्या बनता है, ये 12 नंबर का मॉलिक्यूल बन रहा है जो कि क्या बनता है, एटीपी बनता है। और एक जो है ये क्या बन रहा होता है, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा होता है जो 11 नंबर का हुआ। तो 4, 8 और 12 में एक चीज कॉमन है जो कि क्या है, ये एटीपी है। तो इसका मोर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एटीपी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें से एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज, सबस्ट्रेट जो है ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, कि जो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वहां पर ना हो। तो ऐसी एक ही प्रोसेस है जिसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता है, और वो कौन सा होता है, ये फर्मेंटेशन की क्या होती है, प्रोसेस होती है। एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज एप्रोप्रिएटली टर्म एज एरोबिक रेस्पिरेटरी एम्फिबोलिक पाथवे है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजन, अगेन देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, मैलोनेट जो है इसका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। द कीमोऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोपोजेस दैट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी इज फॉर्म बिकॉज, एटीपी क्यों बनता है, देयर इज अ चेंज इन द परमेबिलिटी ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, नहीं, ठीक है। हाई एनर्जी बॉन्ड्स आर फॉर्म इन माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स, नहीं, ठीक है। एडीपी इज पंप आउट ऑफ द मैट्रिक्स इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये भी नहीं है। अगर तीनों नहीं है तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है, ये एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्म करना है भाई, एटीपी का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है इन अ स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट, ठीक है। धीरे धीरे एक एक स्टेप से क्या करते जाना है, एटीपी सिंथेसाइज करते जाना है।
All enzymes of TCA cycles are located in the mitochondrial matrix except one which is located inner mitochondrial membrane. वो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का है, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, जो कि कहां पर पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है, जो कौन सी रिएक्शन कैरी आउट करता है, सक्सीनेट का कन्वर्जन फ्यूमारेट में कर रहा होता है, ठीक है, और वो किसका है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है ये, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स could maximally be generated from one molecule of glucose, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने मैक्सिमम क्या किए जाते हैं, एटीपी प्रोड्यूस किए जाते हैं। इफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड वाटर yield 686 किलो कैलोरी, यूजफुल केमिकल एनर्जी अवेलेबल इन द हाई एनर्जी फॉस्फेट ऑफ एटीपी इज 12 किलो कैलोरी, ठीक है। तो एक्चुअल में देखिए, एक ग्लूकोज जब क्या होता है, टोटल CO2 प्लस वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, तो यहां से 38 एटीपी बन रहा है। अब वो कह रहा है कि एक एटीपी के अंदर कितनी एनर्जी है, 12 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ एनर्जी है, तो इसको 38 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो 686 complete oxygen 686 and the useful chemical energy available in the high energy phosphate bond of 1 mole of ATP is 12 किलो कैलोरी, ठीक है। सो हम कह रहे हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन को ठीक से समझिए। वो कह रहा है कि यहां से टोटल 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, ठीक है, और एक एटीपी बनाने के लिए कितना लगता है, 12 किलो कैलोरी लगता है, तो 686 को डिवाइड कर दीजिए 12 से, ठीक है। सो ऐसे में 12 5 60, तो ये 60 चला जाएगा, ठीक है, तो ये 86 रह जाएगा, 12 5, तो ऐसे में, और 12 7 ये 84, ये तो 86, हाँ, तो 57 जो है ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज कराएगा, 686 किलो कैलोरी, इतनी एनर्जी रिलीज कराएगा। और वो कहता है कि एक एटीपी ये कितने किलो कैलोरी से बनता है, 12 किलो कैलोरी से बनता है। तो वो पूछ रहा है कि टोटल कितने एटीपी बने होंगे उसके अंदर, तो अगर 686 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है, during which stage in the complete oxidation of glucose are the greatest number of ATP molecules formed from ADP, किस स्टेप के अंदर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ क्या होते हैं, सबसे ज्यादा तो भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही बनते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ देखिए 4 एटीपी किसमें बनते हैं, टोटल ग्रॉस की बात करूं मैं तो ग्लाइकोलिसिस से बनती है, और 2 एटीपी ये किससे बनती है, ये क्रेब्स साइकिल से बनती है, और टोटल एटीपी कितनी बनती है, तो टोटल एटीपी सेल के अंदर 38 बनती है, तो 38 में से आप 6 को माइनस कर दीजिए तो 32 एटीपी किसमें प्रोड्यूस हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है, और इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कीमोऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन, भाई ये प्रोटॉन ग्रेडियंट पर बेस है, मैंने कहा था ना कि 4 प्रोटॉन क्या होते हैं, पंप किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाता है, वहां हाई कंसंट्रेशन होता है, मैट्रिक्स के अंदर लो कंसंट्रेशन होता है, तो वो प्रोटॉन किसके थ्रू आते हैं, एटीपी सिंथेस के थ्रू ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से एडीपी और पीआई को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सो ये जो थे सारे के सारे आज तक के पूछे गए क्वेश्चंस थे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अगले आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरीके से हम जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है, जो नीट के अंदर जिनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और बड़े सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे ये 10-20 दिन के अंदर, ताकि आपका प्रिपरेशन में आपकी मदद हो। थैंक यू।